आज चलते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में जिसने भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रखी। ये एक ऐसा वक्त था जब राजनीति, समाज, सोच सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी वजहें थीं कि छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े और विशाल साम्राज्यों में तब्दील हो गए? आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बस्तियों से राज्य बने, फिर उन राज्यों में से एक महाशक्ति कैसे उभरी, कैसे नए नए विचारों ने लोगों की सोच को बदला, और फिर कैसे एक बाहरी हमलावर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। भारत के साम्राज्यों की कहानी की वो चिंगारी थी कबीलों का राज्यों में बदलना। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। लोहे के औजारों की वजह से खेती बाड़ी जबरदस्त हो गई, जिससे पैदावार बढ़ी और आबादी भी। और नतीजा, अब छोटी छोटी अलग थलग बस्तियां एक साथ मिलकर ताकतवर राज्य बना रही थी। और इन्हीं नए ताकतवर राज्यों को नाम मिला महाजनपद, मतलब सीधा सा है महान क्षेत्र, या कह लीजिए ग्रेट किंगडम। ये कुल 16 थे। कुछ में राजा का शासन था तो कुछ गणराज्य थे। इन्होंने मिलकर उत्तर भारत का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल कर रख दिया। तो भाई, इस नए खेल में खिलाड़ी कौन कौन थे? कौन सी वो शक्तियां थीं जो अब सत्ता के इस मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थीं? ये थे वो 16 महाजनपद। काशी, कोसल, अंग और मगध जैसे बड़े और ताकतवर राज्य थे, तो वहीं पश्चिम में गांधार और कंबोज तक इनका फैलाव था। हर एक की अपनी पहचान थी, अपनी सेना थी, और सब सत्ता के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। लेकिन इन 16 खिलाड़ियों में से एक ऐसा था जो चैंपियन बनकर उभरने वाला था। एक ऐसा राज्य जो बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर, अमीर और महत्वाकांक्षी था, और उसका नाम था मगध। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि 16 ताकतवर राज्यों में से आखिर मगध ही क्यों? ऐसा क्या खास था मगध के पास जो बाकियों के पास नहीं था? क्या था इसकी कामयाबी का राज? इसकी कामयाबी के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, इसकी लोकेशन, जो नदियों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी, मतलब एक नेचुरल किला। दूसरी, जबरदस्त रिसोर्सेज, हथियार बनाने के लिए लोहा और सेना को खिलाने के लिए उपजाऊ जमीन। और तीसरी और सबसे जरूरी वजह, बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बेहद ताकतवर और स्मार्ट राजा। अच्छा, एक तरफ तो ये सब चल रहा था, मगध एक सुपर पावर बन रहा था। लेकिन ठीक इसी वक्त एक और क्रांति भी हो रही थी। ये क्रांति तलवारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जा रही थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि बदलाव सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के दिमाग में भी आ रहा था। समाज बदल रहा था और लोग जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के लिए अब नए जवाब ढूंढ रहे थे। और इसी खोज से निकले 2 महान विचार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। एक तरफ सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध ने दुख से निकलने के लिए बीच का रास्ता दिखाया, तो दूसरी तरफ महावीर ने कठोर अहिंसा और तपस्या का मार्ग बताया। इन दोनों ने ही समाज को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। भारत अंदर से तो बदल ही रहा था, पर अब पश्चिम से एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो इतिहास की धारा ही मोड़ने वाली थी। जी हाँ, बात हो रही है अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की। पूरी दुनिया जीतने का सपना देखने वाला ये यूनानी योद्धा अब भारत की दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पहला बड़ा टेस्ट था। जरा सोचिए, ये सब एक ही दौर में हो रहा था। एक तरफ मगध एक साम्राज्य बन रहा था, दूसरी तरफ नए धर्म फैल रहे थे, और फिर ठीक उसी वक्त 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का हमला। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 2 अलग अलग दुनियाओं का, 2 महान सभ्यताओं का आमना सामना था। यूनानी पश्चिम और भारतीय उपमहाद्वीप के इस टकराव ने कला, विज्ञान और राजनीति पर एक ऐसा असर डाला जिसने दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। तो चलिए, इस कहानी को यहाँ एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर मगध साम्राज्य कभी इतना ताकतवर बना ही नहीं होता, तो भारत का इतिहास आज कैसा दिखता? क्या इसके बिना भारत एक राजनीतिक इकाई के तौर पर कभी उभर पाता? सोचने वाली बात है ना? चलिए,
आज एक ऐसे समय में चलते हैं जब भारत की पूरी तस्वीर बदल रही थी। मतलब छोटे छोटे कबीले विशाल राज्यों का रूप ले रहे थे और सत्ता के नए नए केंद्र बन रहे थे। आज हम लगभग 600 ईसा पूर्व के उसी क्रांतिकारी दौर को समझने जा रहे हैं, यानी महाजनपदों के उदय को। तो सवाल यह है कि 600 ईसा पूर्व में आखिर चल क्या रहा था। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। ये वो दौर था जब कबीलों वाली जिंदगी खत्म हो रही थी और एक ऑर्गेनाइज्ड राज्य सिस्टम ले रहा था उसकी जगह। सत्ता का पूरा खेल ही बदल रहा था। तो चलिए इस बदलाव की जड़ों को समझते हैं। आप देखिए, हर नई शुरुआत किसी न किसी पुरानी चीज के खत्म होने पर ही होती है। तो महाजनपदों के उदय को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर कौन सा दौर था जो खत्म हो रहा था। 600 ईसा पूर्व का ये समय सही मायनों में एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत थी। महाजनपदों के आने से ठीक पहले भारत में चल रहा था वैदिक काल। ये वो समाज था जो वेदों पर, यज्ञों पर और एक तरह से कबीलाई जीवन पर आधारित था। लेकिन अब इसी जमीन पर बड़े बड़े शहर, मजबूत किले और स्थायी सेनाएं उभरने वाली थी। ये एक बहुत ही बड़ा सामाजिक और राजनीतिक, कह सकते हैं, एक शिफ्ट था। तो ये इतना बड़ा बदलाव शुरू कैसे हुआ? इसकी पूरी कहानी पता है? एक शब्द में छिपी है, जनपद। ये एक शब्द ही हमें इस पूरे बदलाव की कहानी बता देता है। आइए जरा इसके मतलब को समझकर इस पहेली को सुलझाते हैं। मतलब ये जो बड़े बड़े राज्य बने, उससे पहले समाज की जो सबसे बेसिक यूनिट थी वो थी जनपद। ये वो कबीलाई इलाके थे जहां लोगों की पहचान उनके कबीले और उनके क्षेत्र से जुड़ी होती थी। यही उस समय के समाज की असली नींव थे। देखिए, जनपद शब्द खुद ही अपनी कहानी बताता है। इसे तोड़कर देखते हैं। जन मतलब लोग, और पद जिसका मतलब है पैर रखना या जगह। तो जनपद का सीधा सा मतलब हुआ वो जगह जहां किसी कबीले ने अपने पैर जमा लिए, मतलब बसना शुरू कर दिया। यहीं से स्थायी बस्तियों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो ठीक है, हमारे पास ये छोटे छोटे कबीलाई इलाके तो थे जिन्हें जनपद कहा गया। पर ये छोटी छोटी बस्तियां अचानक से बड़े बड़े राज्यों में कैसे बदल गईं? यहीं से असली कहानी, मतलब जनपद से महाजनपद बनने का सफर शुरू होता है। ये पूरा बदलाव ना एक तरह से 4 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो थीं ये छोटी छोटी कबीलाई बस्तियां, यानी जनपद। फिर वक्त के साथ खेती और व्यापार की वजह से ये जनपद आकार में बड़े होने लगे। धीरे धीरे इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड राज्य का रूप ले लिया और आखिर में इन्हीं विशाल और ताकतवर राज्यों को एक नया नाम मिला, महाजनपद। महा यानी महान। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? 16 महाशक्तियां। जी हां, 16 ऐसी ताकतें जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक नक्शा ही बदलकर रख दिया और एक नए दौर की नींव रखी। 16 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे दौर की पहचान है। एक ऐसी संख्या जिसने उस वक्त की पूरी राजनीति को, कह सकते हैं, डिफाइन कर दिया। और हां, इतिहासकार भी इस बात पर सहमत हैं। हमें पुराने बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है कि उस समय भारत में ठीक 16 बड़े महाजनपद थे। काशी, कोसल, अंग और मगध जैसे नाम सब इसी दौर में उभरे और इनमें से ही कुछ आगे चलकर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव बने। तो ये सिर्फ 16 राज्य नहीं थे, ये वो बुनियाद थी जिस पर आने वाले भारत की इमारत खड़ी होनी थी। इनके आपसी टकराव ने, इनकी संधियों ने और इनके सांस्कृतिक लेन देन ने आने वाली सदियों के लिए भारत की दिशा कैसे तय की? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के एक और भी रोमांचक अध्याय की ओर ले जाता है। आज चलते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे दौर में जब 16 शक्तिशाली राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की होड़ में लगे थे। ये कहानी है शक्ति की, रणनीति की और एक ऐसे साम्राज्य के उदय की जिसने भारत का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो सवाल एकदम सीधा है, इन 16 महाशक्तियों में से आखिरकार सबसे ताकतवर कौन बना? कौन था वो जो विजेता बनकर उभरा? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर ले जाने वाला है। अब ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इसी में पहली बार इन 16 महान राज्यों, मतलब महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जो हमें उस समय की एक साफ तस्वीर दिखाता है। तो जरा सोचिए उस दौर का भारत कैसा रहा होगा। एक ऐसा मैदान जहां 16 शक्तिशाली खिलाड़ी सत्ता के लिए आपस में भिड़ रहे थे। हर कोई अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था, दूसरों को मात देना चाहता था। और इसी उथल-पुथल ने, इसी होड़ ने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा
हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अब मिलते हैं उन 16 दावेदारों से। ये नाम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सत्ता के इस महामुकाबले में हर नाम की अपनी एक कहानी थी, पर हाँ, विजेता तो सिर्फ एक ही बनना था। तो लिस्ट में सबसे पहले थे अंग, फिर आया महत्वाकांक्षी मगध, पवित्र नगरी काशी और शक्तिशाली कौशल। इनके साथ ही मैदान में थे वत्स, जबरदस्त ताकत वाला अवंती, चेदी और कुरु। फिर आते हैं पांचाल, मत्स्य, शूरसेन और दक्षिण में इकलौता महाजनपद अश्मक। मतलब ये पूरे भारत में फैले हुए थे। और इस लिस्ट को पूरा करते थे पश्चिमोत्तर के गांधार और कंबोज। और हाँ, वज्जी और मल्ल, जो कि दिलचस्प बात है, ये राजतंत्र नहीं बल्कि गणराज्य थे। तो ये थे वो 16 खिलाड़ी जो सत्ता के इस महान खेल में शामिल थे। तो ये हो गए हमारे 16 दावेदार। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सबके सब बराबर तो नहीं थे। इनमें से कुछ वो बाकियों से कई ज्यादा ताकतवर थे। मतलब उस जमाने के असली सुपर पावर। कौन थे वो? जी हाँ, इस पूरी होड़ में 4 नाम थे जो सबसे आगे निकल कर रहे, और वो थे मगध, काशी, कौशल और अवंती। असली मुकाबला तो अब शुरू होना था, इन्हीं 4 महाशक्तियों के बीच, और इनके ही संघर्ष ने उस युग का इतिहास लिखा। लेकिन देखिए, दावेदार 4 थे और ताज तो एक ही था। तो इस जबरदस्त टकराव के आखिर में एक ही राज्य था जिसने बाकियों को पछाड़कर अपनी बादशाहत कायम की। तो आखिरकार वो एक कौन था? किसने कौशल, काशी और अवंती जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को झुकाकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया? वो था मगध। जी हाँ, इन 16 महाजनपदों के लंबे संघर्ष का जो आखिरी विजेता बना, वो मगध ही था, जिसने आगे चलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? वो क्या वजहें थीं, चाहे वो रणनीतिक हों, भौगोलिक हों या फिर नेतृत्व की, जिनके कारण मगध इतना शक्तिशाली बन पाया? ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। ये तो उन शक्तियों को समझने की कहानी है जो साम्राज्यों को जन्म देती हैं। आज हम भारत के पहले महान साम्राज्यों में से एक मगध के उदय की कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने देश का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पर सवाल ये है कि आखिर कोई साधारण सा राज्य एक महाशक्ति, एक सुपर पावर बनता कैसे है? क्या ये बस किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ फॉर्मूला होता है? चलिए मगध के इतिहास में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज की बिहार की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य पनप रहा था जो एक दिन पूरे भारत पर छा जाने वाला था। जी हाँ, ये कहानी है मगध की, एक छोटे से राज्य से एक विशाल महाशक्ति बनने के सफर की। अब देखिए, मगध की जो बेजोड़ शक्ति थी ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। ये वो 3 चीजें थीं जिन्होंने उसे अपने सभी कॉम्पिटिटर्स पर एक ऐसी बढ़त दी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। आइए एक एक करके इन स्तंभों को समझते हैं। तो उस जमाने में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। सोचिए, 16 बड़े बड़े राज्य और हर कोई सत्ता के लिए आपस में लड़ रहा था। इस बड़ी दौड़ में एक राज्य ऐसा था जो सबको पीछे छोड़ने वाला था, और वो था मगध। किसी भी साम्राज्य की ताकत उसकी जमीन से शुरू होती है, और मगध की जमीन तो मानो एक किले की तरह थी। उसकी पहली राजधानी राजगृह 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, जो उसे लगभग अभेद्य, मतलब कि इम्प्रेग्नेबल बनाती थी। और बाद में राजधानी बनी पाटलिपुत्र, जो नदियों के संगम पर बसा एक मजबूत जल दुर्ग था। लेकिन मगध की असली ताकत उसके 3 गुप्त हथियारों में छिपी थी। पहला, गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन, जो एक बहुत बड़ी आबादी और सेना का पेट भर सकती थी। दूसरा, पास में ही मौजूद लोहे की खदानें, जिनसे उस युग के सबसे खतरनाक हथियार बनते थे। और तीसरा, जंगलों के विशाल हाथी, जो युद्ध के मैदान में किसी टैंक से कम नहीं थे। बात सिर्फ इन संसाधनों के होने की नहीं थी, बात थी इनके विशाल भंडार की। जहां दूसरे राज्य संघर्ष कर रहे थे, वहीं मगध के पास इतना अनाज था कि वो एक विशाल सेना खड़ी कर सके, इतना लोहा था कि हर सैनिक को बेहतरीन हथियार थमा सके, और इतने हाथी थे कि दुश्मन की सेना को रौंद सकें। ये एक ऐसी बढ़त थी जिसका सच में कोई मुकाबला नहीं था।
लेकिन सोचिए, बेहतरीन से बेहतरीन संसाधन भी बिना कुशल नेतृत्व के बेकार ही हैं। मगध की किस्मत अच्छी थी कि उसके पास ऐसे शासक थे जिनमें इन संसाधनों को एक साम्राज्य में बदलने की जबरदस्त इच्छा शक्ति और दूर की सोच थी। ये थे मगध के असली आर्किटेक्ट्स। इस साम्राज्य के विस्तार की कहानी दो महान राजाओं के इर्द गिर्द घूमती है, एक पिता और एक पुत्र। हर्यक वंश के बिंबिसार, जिन्होंने मगध की नींव रखी, और फिर उनके महत्वाकांक्षी बेटे अजातशत्रु, जो इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले गए। पिता और पुत्र दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, मगध का विस्तार। बिंबिसार एक चतुर रणनीतिकार थे। वो विवाह संबंधों से दोस्त बनाते और दुश्मनों को कमजोर करते। वहीं अजातशत्रु की नीति एकदम सीधी थी, ताकत के दम पर जीत हासिल करना। वो सिर्फ तलवार की भाषा में बात करते थे। और इन अलग अलग रणनीतियों के नतीजे शानदार। बिंबिसार ने कूटनीति और बल दोनों का इस्तेमाल करके अंगराज्य पर कब्जा कर लिया, तो वहीं अजातशत्रु ने अपने सबसे बड़े दुश्मन शक्तिशाली वज्जी संघ को हराकर मगध की श्रेष्ठता साबित कर दी। दोनों ने मिलकर मगध को एक क्षेत्रीय ताकत से एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। तो हमने मगध के प्राकृतिक संसाधनों को देखा और उसके महत्वाकांक्षी शासकों के बारे में भी जाना। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिली तो इतिहास रचा गया, और यहीं हमें मगध की सफलता का असली सूत्र मिलता है। ये हमें इतिहास की एक सबसे बड़े सबक की याद दिलाता है। एक साम्राज्य सिर्फ संसाधनों से नहीं बनता, बल्कि उसे बनाने वालों की इच्छा शक्ति से बनता है। मगध के पास लोहा और हाथी तो थे, लेकिन बिंबिसार और अजातशत्रु के पास उस लोहे को तलवार और हाथियों को सेना में बदलने की जिद थी, एक जुनून था। तो मगध की महाशक्ति का अंतिम सूत्र क्या है? ये बहुत ही सरल है, प्रचुर संसाधन और एक साहसी दूरदर्शी नेतृत्व का मेल। यही वो जादुई समीकरण है जो एक साधारण राज्य को एक अपराजय साम्राज्य में बदल देता है। और मगध की ये कहानी आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हजारों साल बाद भी शक्ति का ये बुनियादी सूत्र बदला है? क्या आज भी किसी देश को महान बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधन और एक मजबूत नेतृत्व ही सबसे जरूरी चीजें हैं? इसका जवाब शायद आज की दुनिया में हमारे चारों ओर मौजूद है। बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पावरफुल फिलॉसफीज में से एक, पर आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज हम चलेंगे उस इनक्रेडिबल जर्नी पर, इसके संस्थापक की उस कहानी को समझेंगे जिसने हिस्ट्री का रुख ही मोड़ दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम था, उसने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? वो सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बना? आइए इस सफर को करीब से देखते हैं। ये कहानी उस समय की है जब भारत में आप कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन चल रहा था। पुराने तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे थे और नए आइडियाज जन्म ले रहे थे, और इसी माहौल में एक बिल्कुल नए रेवोल्यूशनरी दर्शन ने जन्म लिया, बौद्ध धर्म। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में थे एक इंसान, गौतम बुद्ध। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, एक उपाधि जो आज पूरी दुनिया में पीस और सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है। लेकिन यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि बुद्ध का जन्म किसी ऋषि मुनि के आश्रम में नहीं हुआ था। ज्ञान की ये जो लौ जली, वो एक राजमहल से निकली थी, जहां वो एक राजकुमार की तरह पले बढ़े, दुनिया के दुखों से, परेशानियों से बिल्कुल दूर, बिल्कुल अनजान। आज हम सब उन्हें बुद्ध के नाम से जानते हैं, पर यह उनका असली नाम था ही नहीं। जन्म के वक्त उन्हें नाम दिया गया था सिद्धार्थ, और ये कहानी असल में सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की ही है। उनकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, इसे हम 3 मेन स्टेजेस में देख सकते हैं। पहला, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक राजघराने में उनका जन्म। फिर 29 साल की उम्र में आता है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब वो अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 35 की उम्र में वो पल आता है जिसने हिस्ट्री बदल दी, एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति। जरा एक पल के लिए सोचिए, 29 साल की उम्र, एक राजकुमार जिसके पास पावर है, फैमिली है, हर तरह का कंफर्ट है, और वो एक रात में सब कुछ पीछे छोड़कर चला जाता है। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये तो अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी लाइफ को छोड़ देने जैसा था। हिस्ट्री में इस इवेंट को कोई मामूली नाम नहीं दिया गया है, इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण।
यानी द ग्रेट डिपार्चर। क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान का घर से निकलना नहीं था, ये सच की खोज के लिए पूरी मटीरियल वर्ल्ड से एक महाप्रस्थान था। महल छोड़ने के बाद ही सिद्धार्थ की असली यात्रा शुरू होती है। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था जिसने उन्हें अंदर से बेचैन कर रखा था। आखिर जिंदगी में ये दुख क्यों है? बीमारी, बुढ़ापा, मौत, ये सब क्यों? क्या इस साइकिल ऑफ सफरिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? और ये जवाब ढूंढना कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, पूरे 6 साल। सोचिए, 6 लंबे साल सिद्धार्थ जंगलों में भटकते रहे, कठोर से कठोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया, सिर्फ उस एक सवाल का जवाब पाने के लिए। 6 साल की इस मुश्किल साधना के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब वो लगभग हार मानने वाले थे। लेकिन फिर ठीक उसी मोमेंट पर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्हें आखिर वो मिल ही गया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, एनलाइटनमेंट, ज्ञान। उन्हें समझ आ गया कि दुखों की असली जड़ क्या है और उससे आज़ाद कैसे हुआ जा सकता है। यही वो मोमेंट था जब उन्हें बोधि मिली, यानी परम ज्ञान। इस ज्ञान के मिलते ही राजकुमार सिद्धार्थ का जो पुराना अस्तित्व था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, बल्कि वो बन गए बुद्ध। देखिए, बुद्ध कोई नाम नहीं है, ये एक स्टेट है, एक अवस्था। इसका मतलब है द अवेकेंड वन, यानी वो जो जाग चुका है। राजकुमार सिद्धार्थ तो अब तक सो रहे थे, पर अब दुनिया के सामने बुद्ध थे जो पूरी तरह से जाग चुके थे। लेकिन बुद्ध ने ये ज्ञान सिर्फ अपने तक नहीं रखा। कंपैशन से भरकर उन्होंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी कि जो रास्ता उन्होंने खोजा है उसे दूसरों के साथ बांटा जाए, दुखों से आज़ादी का रास्ता। उनकी पूरी टीचिंग का जो कोर है वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन डीप ट्रूथ पर बेस्ड है कि हमारे सारे दुखों की असली वजह है हमारी कभी ना खत्म होने वाली डिजायर्स, हमारी अटैचमेंट। तो अगर दुखों को खत्म करना है तो हमें इन इच्छाओं की पकड़ को ढीला करना होगा। और इस फिलॉसफी को उन्होंने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में समझाया। पहला है 4 आर्य सत्य, जो एक डॉक्टर की तरह दुख की प्रॉब्लम को डायग्नोज करता है और उसका इलाज बताता है। और दूसरा है अष्टांग मार्ग या द 8-fold पाथ, जो उस इलाज तक पहुंचने का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता है। यही बौद्ध धर्म की फाउंडेशन है। आज 2500 साल बाद भी उनकी ये एक बात उतनी ही रेलेवेंट है। दुख का कारण इच्छा है। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, पर यह हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध ने तो हमें मैप दे दिया, पर मंजिल तक का सफर तो हर किसी को खुद ही तय करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में, जहां हर पल हमें कुछ नया पाने के लिए पुश किया जाता है, क्या अपनी इच्छाओं को समझना और उन पर काबू पाना वाकई पॉसिबल है? इसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जर्नी में ही मिलेगा। नमस्कार। सोचिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का समय, जब दुनिया भर में नई सोच और नए धर्म आकार ले रहे थे, तब भारत की जमीन पर भी एक आध्यात्मिक क्रांति हो रही थी। ये कहानी है उसी क्रांति के एक महानायक की, जिन्होंने हमें जीवन को देखने और जीने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। चलिए भगवान महावीर की कहानी को और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये महावीर थे कौन? क्या वो कोई राजा थे, कोई महान योद्धा, या फिर कोई दार्शनिक? उनकी असली पहचान क्या है और ऐसा क्या था उनके रास्ते में कि आज भी लाखों लोग उस पर चलते हैं? इसका सीधा सा जवाब है, वो थे जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर। अब ये तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो हमें इस दुनिया के दुख और तकलीफों के सागर से पार जाने का रास्ता दिखाता है। महावीर स्वामी इसी महान परंपरा की सबसे अहम कड़ी थे। उनकी कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े, एक महान त्याग से होती है। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसने अपना राजपाट, अपना महल, सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में एक साधक का जीवन अपना लिया। तो जैसा कि हमने बात की, तीर्थंकर वो आध्यात्मिक गाइड होते हैं जिन्होंने खुद तो जन्म और मृत्यु के इस चक्र को जीत लिया है, और अब वो दूसरों को भी इससे मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। और महावीर इसी परंपरा के सबसे चमकते सितारों में से एक थे। उनका जन्म हुआ था करीब 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडग्राम में, और वो भी एक राज परिवार में।
मतलब उनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा, हर ऐशो आराम मौजूद था। वो एक राजकुमार थे। लेकिन फिर महज 30 साल की उम्र में जब जिंदगी ऐशो आराम से घिरी थी, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी शाही पहचान, सब कुछ, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और क्यों? सिर्फ एक चीज के लिए, सत्य की खोज। और यहीं से उनके जीवन का दूसरा और शायद सबसे कठिन अध्याय शुरू हुआ। ज्ञान पाने का वो लंबा रास्ता जो पूरी तरह से तपस्या से भरा हुआ था। और ये तपस्या कोई 1-2 दिन या महीने की नहीं थी, बल्कि पूरे 12 साल। सोचिए, 12 सालों तक उन्होंने मौन रहकर खुद को हर तरह की शारीरिक और मानसिक तकलीफें देकर कठोर तप किया। ये उनके संकल्प की एक अविश्वसनीय मिसाल है। तो उनकी जिंदगी का सफर कुछ ऐसा दिखता है। 599 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के तौर पर जन्म, फिर 30 साल की उम्र में घर-बार और दुनिया का त्याग, और उसके बाद 12 साल की जबरदस्त साधना, जिसके बाद 42 की उम्र में उन्हें मिला परम ज्ञान। जी हां, उन 12 सालों की कठिन, बेहद कठिन तपस्या का फल उन्हें मिला परम ज्ञान की प्राप्ति के रूप में। यही वो पल था जब एक राजकुमार महावीर बन गया। मतलब वो जिसने अपनी हर इच्छा, हर वासना पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली हो। तो ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने उस अनुभव को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने इसे दुनिया के साथ बांटा। तो चलिए अब जरा उनके मूल उपदेशों पर नजर डालते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो किसी किताब से पढ़कर नहीं, बल्कि उनके अपने गहरे अनुभव, उनकी अपनी यात्रा का नतीजा था। उन्होंने जीवन जीने के लिए 5 महाव्रत दिए। सबसे पहला, अहिंसा, मतलब मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना। दूसरा है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तीसरा, अस्तेय, मतलब जो चीज अपनी नहीं है उसे लेने का ख्याल तक मन में ना लाना। चौथा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, एक सादा जीवन जीना। और आखिर में 5वां, ब्रह्मचर्य, यानी अपनी सभी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। और इन्हीं 5 सिद्धांतों को मिलाकर कहा जाता है पंच महाव्रत। भगवान महावीर के हिसाब से यही वो 5 मजबूत खंबे हैं जिन पर चलकर कोई भी इंसान मोक्ष यानी मुक्ति के रास्ते तक पहुंच सकता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है, क्या हजारों साल पुराने ये सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी हैं? इस पर विचार करना तो बनता है। आज बात करते हैं इतिहास के उस मोड़ की जब एक विश्व विजेता को न सिर्फ युद्ध के मैदान में टक्कर मिली, बल्कि उसे अपनी ही फौज के आगे झुकना पड़ा। चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। बात है साल 326 ईसा पूर्व की। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब मैसेडोनिया का एक नौजवान राजा पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए भारतीय उपमहाद्वीप के दहलीज पर आ खड़ा हुआ था। और बस यहीं से इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक की शुरुआत हुई। देखिए, इस कहानी के केंद्र में 2 बड़े किरदार हैं। एक तरफ है सिकंदर, जिसका एक ही मकसद था, पूरी दुनिया पर फतह हासिल करना। और दूसरी तरफ थे राजा पोरस, जो अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। ये सिर्फ 2 सेनाओं की जंग नहीं थी, ये 2 बहुत बड़ी सोच की टक्कर थी। तो सवाल ये है कि ये सिकंदर आखिर था कौन, और वो हजारों मील दूर भारत की सरजमीन तक पहुंचा कैसे? आइए जरा उसकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ था ग्रीस के मैसेडोनिया में। उसका सपना कोई छोटा मोटा नहीं था, उसे सिर्फ एक राजा बनकर नहीं रहना था। नहीं, उसका लक्ष्य था उस वक्त की पूरी दुनिया पर राज करना, एक ऐसा ख्वाब जिसे उस जमाने में लगभग नामुमकिन माना जाता था। और बस इसी सपने को सच करने के लिए वो निकल पड़ा। एक के बाद एक, पहले फारस, फिर मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों को रौंदते हुए उसकी न रुकने वाली सेना ने भारत की तरफ रुख किया और पंजाब में दाखिल हुई। और यहीं भारत की धरती पर कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प मोड़ आता है। यहां सिकंदर का सामना हुआ राजा पोरस से, और इस एक टकराव ने, आप कह सकते हैं, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हाइडेस्पीज नदी, जिसे आज हम झेलम कहते हैं, उसके किनारे सिकंदर की तजुर्बेकार फौज के सामने आ खड़ी हुई राजा पोरस की ताकतवर सेना और उनके विशालकाय जंगली हाथी। वो एक भयंकर लड़ाई थी, इतनी भयंकर कि कहते हैं आसमान तीरों से काला पड़ गया और नदी का पानी योद्धाओं के लहू से लाल हो गया।
घंटों तक चली उस जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार नतीजा सामने आया। राजा पोरस की बहादुर सेना को हार का सामना करना पड़ा। देखा जाए तो सिकंदर एक बार फिर जीत गया था, लेकिन सच तो ये है कि ये जीत उसे बहुत भारी पड़ी थी और इसने उसकी सेना को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन सुनिए, युद्ध के मैदान में जो हुआ वो तो बस कहानी की शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबके जहन में बस एक ही सवाल था, विजेता सिकंदर बंदी बनाए गए राजा पोरस के साथ क्या सुलूक करेगा? क्या उन्हें सजा दी जाएगी या जलील किया जाएगा? पर सिकंदर ने पोरस की हार नहीं देखी, उसने देखी उनकी बहादुरी। वो इस बात से हैरान रह गया कि कैसे राजा पोरस ने आखिरी सांस तक अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। वो उनकी हिम्मत का कायल हो गया। और यही वो हुआ जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। सजा देने के बजाय सिकंदर ने अपने दुश्मन को इज्जत दी। उसने न सिर्फ पोरस को आजाद किया, बल्कि उनका पूरा राजपाट भी उन्हें वापस सौंप दिया। वाकई ये दो महान योद्धाओं के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान की एक मिसाल है। तो ठीक है, लड़ाई जीत ली गई, एक दुश्मन को दोस्त बना लिया गया, लेकिन सिकंदर का दुनिया जीतने का सपना तो अभी अधूरा था। पर अब जो चुनौती उसके सामने आई वो शायद सबसे बड़ी थी। इस बार मुश्किल किसी बाहरी दुश्मन की तरफ से नहीं आई थी। नहीं, ये चुनौती तो सिकंदर की अपनी ही जीती हुई फौज के अंदर से उठी थी। वही फौज जो सालों से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। हुआ ये कि सालों से अपने घरों से दूर लगातार लड़ते लड़ते सैनिक अब बुरी तरह थक चुके थे, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। भारत की विशालता और आगे के ताकतवर राज्यों की कहानियों ने उनका हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्होंने साफ कह दिया, बस अब और आगे नहीं। अब सिकंदर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक ऐसा बादशाह जो दुनिया को झुकाना चाहता था, उसे अपनी ही सेना की बात माननी पड़ी और भारत से वापस लौटना पड़ा। और बस इस तरह उसका विश्व विजय का सफर खत्म हो गया, किसी हार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही फौज की वापसी की वजह से। तो आखिर में ये कहानी एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कोई विजेता अपने हारे हुए दुश्मन को इतनी इज्जत क्यों देगा? और फिर वही ताकतवर विजेता अपनी ही फौज के आगे इतना बेबस क्यों हो जाएगा? ये कहानी हमें ताकत, सम्मान और वफादारी के सही मतलब के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इतिहास की किताबें ना अक्सर हमें बताती हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन क्या हो अगर कभी-कभी इतिहास एक झटके में, एक पल में बदल जाता है। चलिए आज बात करते हैं प्राचीन भारत के एक ऐसे ही लम्हे की, एक ऐसा वक्त जब एक पूरा युग खत्म हो गया और उसी की राख से एक बहुत बड़े साम्राज्य का जन्म हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक युग के अंत और एक नए साम्राज्य के उदय में क्या कनेक्शन है? ये कैसे होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है महाजनपद काल के खात्मे से। ये वो दौर था जब भारत, आप कह सकते हैं, कई छोटे छोटे आपस में ही लड़ते राज्यों में बटा हुआ था। तो तथ्य ये है कि महाजनपद काल यानी वो 16 बड़े राज्यों वाला युग करीब करीब 321 ईसा पूर्व में खत्म हो गया। लेकिन ये तारीख सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त नई शुरुआत थी। हाँ, 321 ईसा पूर्व ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास का वो मोड़ है, वो लम्हा जब भारत का जो बिखरा हुआ सा राजनीतिक नक्शा था ना, वो हमेशा के लिए एक होने जा रहा था। तो सवाल ये है कि इस इतने बड़े बदलाव के पीछे आखिर था कौन? चलिए पता लगाते हैं कि इस क्रांति के पीछे की असली ताकत कौन थी। नहीं, ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था और ना ही कोई कुदरती आफत। पूरा का पूरा एक दौर खत्म हो गया और वजह सिर्फ एक इंसान के काम। जी हाँ, सिर्फ एक शख्स ने इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया और वो नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये नाम भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, एक ऐसे इंसान का जिसने बिखरे हुए राज्यों को एक करने का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसे सच भी कर दिखाया। तो सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? महाजनपद काल का अंत ठीक उसी वक्त हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। मतलब उन्होंने सिर्फ किसी एक राजा को नहीं हराया, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल डाला और एक नए सेंट्रलाइज्ड शासन की शुरुआत की। तो फिर चंद्रगुप्त के इस बड़े सपने का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक विशाल साम्राज्य, ऐसा साम्राज्य जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था।
ये जो नंबर 1 है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। ये दिखाता है कि कैसे कई सारे राज्यों यानी महाजनपदों से सिर्फ एक मजबूत साम्राज्य का जन्म हुआ। ये उस एकता की निशानी है जो चंद्रगुप्त लेकर आए। और जैसा कि हमें यहाँ पता चलता है, इसके साथ ही भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य का उदय हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया, और इसका असर कला, प्रशासन, संस्कृति, हर चीज पर पड़ा, इतना गहरा कि वो आज भी महसूस होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई एक इंसान का एक काम इतिहास की पूरी दिशा बदल सकता है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी तो यही साबित करती है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे किसी एक इंसान का पक्का इरादा न सिर्फ एक युग को खत्म कर सकता है, बल्कि एक बिल्कुल नए भविष्य की बुनियाद भी रख सकता है। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं जब छोटे छोटे राज्यों का दौर खत्म हुआ और भारत की पहली महान शक्ति ने जन्म लिया। तो सवाल ये है कि आखिर बिखरे हुए प्रदेशों की भूमि एक विशाल साम्राज्य की जन्मभूमि बनती कैसे है? चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। उस समय का जो राजनीतिक माहौल था वो काफी उथल-पुथल वाला था। इस दौर को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, महाजनपद। देखिए, संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है महान क्षेत्र। ये वो बड़े बड़े राज्य और गणराज्य थे जो उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में उभरकर सामने आ रहे थे। ये समझिए कि ये राज्य बनने के एक नए युग का संकेत था। तो अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नए राजनीतिक खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन-कौन थे। तो इस शतरंज की बिसात पर ये नई शक्तियां थीं कौन थे वो लोग जो अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इतिहास की दिशा को बदलने वाले थे? 16, जी हाँ, पूरे 16 बड़े राज्य थे। सिर्फ ये एक नंबर ही उस दौर के राजनीतिक माहौल की जटिलता और जबरदस्त कंपटीशन को दिखाने के लिए काफी है। ये कोई एक जैसे राज्य नहीं थे, इनमें राजतंत्र भी थे और गणराज्य भी, मतलब एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर था। और ये सभी उत्तरी भारत के मैदानों पर अपना दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। माहौल पूरी तरह से तनाव से भरा, लेकिन बहुत डायनामिक था। और इसी संघर्ष के बीच से एक नाम उभर कर सबसे आगे आता है, जो हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है, मगध साम्राज्य। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, 16 राज्यों में से आखिर मगध ही क्यों? उसमें ऐसा क्या खास था? आइए इस ऐतिहासिक पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, मगध की सफलता के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, उसकी लोकेशन जबरदस्त थी। जितने भी बड़े व्यापार के रास्ते थे और उपजाऊ नदी घाटियां थीं, उन पर उसका कंट्रोल था। दूसरी वजह, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, खासकर लोहे के बड़े बड़े भंडार, जिनसे बेहतरीन औजार और हथियार बनते थे। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह, उसके महत्वाकांक्षी राजा। मगध पर एक के बाद एक ऐसे शक्तिशाली और रणनीतिक राजाओं ने शासन किया जिन्होंने उसे सबसे आगे पहुंचा दिया। लेकिन ये दौर सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों का नहीं था, ये समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ एक बहुत गहरी दार्शनिक क्रांति भी हो रही थी। तो एक तरफ जहां ये राज्य जमीन के लिए लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दो नए दर्शन उभर रहे थे। ये दर्शन पुरानी सोच और मान्यताओं को सीधी चुनौती दे रहे थे और समाज को एक नया आकार दे रहे थे। और ये थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म ने ज्ञान पाने के लिए मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, और ठीक उसी वक्त जैन धर्म का भी उदय हुआ, जिसने मुक्ति के लिए अहिंसा और तपस्या पर जोर दिया। असल में ये दोनों ही विचार इस बदलाव के दौर की ही देन थे। और फिर इस युग की कहानी में एक आखिरी और बहुत बड़ा मोड़ आता है। पश्चिम से एक बड़ी विदेशी शक्ति भारत पहुंचती है। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर महान की सेना सिंधु नदी पार करके भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल होती है। उसी साल हाइडेस्पीच की मशहूर लड़ाई होती है, और फिर 325 ईसा पूर्व तक सिकंदर की सेना वापस तो लौट जाती है, लेकिन इस इलाके पर एक गहरा और स्थायी यूनानी असर छोड़ जाती है। तो महाजनपद युग का अंत कैसे हुआ? एक तरफ एक ताकतवर शक्ति का उदय हुआ, दूसरी तरफ दुनिया को बदलने वाले नए विचार आए, और तीसरी तरफ पश्चिम से संपर्क हुआ। एक तरह से एक नए अध्याय के लिए मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सिकंदर के आने से एक युग का अंत तो हुआ,
ये सच है, लेकिन सवाल ये है कि इसने भारत के लिए किस नई शुरुआत का दरवाजा खोला। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास के अगले महान भारतीय साम्राज्य की दहलीज पर लाके खड़ा कर देता है।